Welcome back students, and this is our second lecture from chapter number 5, Variety of Life. In the last lecture we have studied about biodiversity and how the organisms are being classified, on which basis they are being classified. और फिर हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को के क्लासिफिकेशन लेवल्स जो हैं वो बनाते हैं, उनके रैंक्स क्या होते हैं, टेक्सॉन्स क्या होते हैं. तो जब हम ये बात करते हैं कि टेक्सोनोमी क्या है और रैंकिंग की बात कर ली, तो फिर हम ये भी बताते चलें आपको कि नॉमेनक्लेचर कैसे हम डिज़ाइन करते हैं नेमिंग करने के लिए ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है. पहली बात तो ये कि ये सिस्टम जो है, नेमिंग सिस्टम आया कहाँ से. इनिशियली जो प्लांट्स के को नेम दिए जाते थे या एनिमल्स को भी, तो जो उनके नेम होते थे वो किसी पर्टिकुलर रूल्स की बुनियाद पे नहीं बनाए गए थे. तो कोई भी नाम दे देता था. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता था क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन रूट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वे ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो समटाइम्स ऐसा भी होता था कि किसी एक इंसान ने नाम दिया किसी प्लांट को, किसी स्पीशी को एक नाम, दूसरे ने भी वही नाम दे दिया. तो इस हवाले से भी कोई रूल मौजूद नहीं थे कि एक स्पीशी का जो नाम है वो दूसरी स्पीशी का नहीं हो सकता, और ये कि नाम कितने वर्ड पे मबनी होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कॉमन ज़ुबान में नाम दे सकते हैं या कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया में वही सिमिलर नेम कन्वे हो, ताकि कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो. इस हवाले से कोई रूल्स नहीं थे. तो कोई भी नाम देता था, किसी भी लैंग्वेज में देता था, कितना भी लंबा देता था. समटाइम्स तो नाम एक पूरे जुमले पे मबनी होते थे. दैट वॉज नॉट अ कन्वीनियंट वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो कन्वीनियंस के लिए फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया मेथड, और सबसे पहले लीनियस ने ये काम किया. लीनियस नामी साइंटिस्ट ने एक सिस्टम इवॉल्व किया जिसे वो कहते हैं, या हम भी कहते हैं कि ये बाइनोमियल सिस्टम है. किस चीज़ का सिस्टम? नेमिंग देने का सिस्टम. बाइनोमियल सिस्टम. बाइनोमियल का मतलब दो वर्ड्स पे मबनी. तो पहला नेम क्या होता है? पहला नाम होता है इसका जेनेरिक, और दूसरा जो नाम होता है वो स्पीशी का होता है. एग्जाम्पल वाइज, पहला नाम रोज़ा, दूसरा नाम इंडिका. इंडिका नॉट ये वाजे करता है कि इसकी स्पीशी क्या है. ये लास्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे आना ज़रूरी है. ठीक है, स्पीशीज़ का नाम, चूँकि हम स्पीशी को कहते हैं कि फाइनल वर्ड है, ये बताता है कि ये स्पीशी है, ये दूसरी से अलग है, तो फिर जेनेरिक नाम पहले आता है और स्पीशी का नाम आखिर में आता है. दोबारा आपको बताते चलें कि चूँकि क्लासिफिकेशन लेवल क्या होते हैं. क्लासिफिकेशन लेवल होते हैं आपके किंगडम. फिर किंगडम में जो सिमिलर स्पीशीज़ निकलती हैं वो जाती है डिवीज़न में, यानी बहुत क्लोजली रिलेटेड, एक जैसी, जिनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलते हों, उसे हम डालते हैं डिवीज़न में. राइट. उसके बाद डिवीज़न से पे भी जो उनमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं वो जाती हैं ऑर्डर में, और मे बी इन द डिवीज़न ऑर्डर. हाँ, फिर जाती है क्लास में, फिर जाती है फैमिली में. उसके बाद जो सिमिलर स्पीशीज़ निकलती हैं फैमिली में से भी वो जाती हैं आपकी जेनेरा में, और उसमें से भी जो बिल्कुल सिमिलर होती हैं या जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पीशीज़, जो किसी और से नहीं मिलती, बस अपने आप में एक अलग होती हैं. ठीक है. किंगडम में से जो सिमिलर है वो डिवीज़न में भी जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है वो ऑर्डर में, उनमें से जो क्लोजली रिलेटेड है वो क्लास में, उनमें से भी जो क्लोजली रिलेटेड है बिल्कुल एक जैसे वो फैमिली में से जो क्लोजली रिलेटेड है वो जेनेरा में, और जेनेरा में से फिर स्पीशीज़ लेवल पे हम जाते हैं. अब ये स्पीशीज जो है, जो एक स्पीशीज़ है वो किसी और से नहीं मिलेगी, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है. ठीक है. तो रोज़ा जो एक जेनेरा है, रोज़ फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, गुलाब. तो रोज़ा जो है उसके अंदर एक इंडिका जो है वो एक स्पीशी है. ठीक है, और ये रोज़ा इंडिका किसी और स्पीशी से नहीं मिलता. ठीक है, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसके जेनेटिक कैरेक्टर्स अपने आप में एक अलग इनफरादी हैसियत रखते हैं. ये एक इंडिविजुअल है, एक स्पीशी है. ये तो बात हो गई नाम की बुनियाद पे, आपको सिर्फ ये बता दिया कि भाई ये एक इंडिविजुअल, एक स्पीशी है. लेकिन स्पीशी का असल डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है?
स्पीशीज की साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों और आपस में इंटरब्रीड कर सकें और एक फर्टाइल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे शर्त फर्टाइल ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना बहुत मायने रखता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेशक आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, लेकिन अगर उनकी ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही है वो फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल से मतलब खुद रिप्रोडक्शन करने वाली, उसमें ये काबिलियत नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो फिर ऐसे इंडिविजुअल को हम स्पीशीज़ का नाम नहीं देते। ऐसे इंडिविजुअल्स को नॉर्मली हम हाइब्रिड कहते हैं कि ये हाइब्रिड वैराइटीज है। समटाइम्स वी प्रोड्यूस देम आर्टिफिशियल और समटाइम्स नेचुरली भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेचुरली की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर हम ब्रासिका फैमिली की बात कर लें, या और कुछ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़ जिनको के बहुत ज़्यादा आपस में जिनके कैरेक्टर्स मिलते हों, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़, या फिर फैमिलीज़ के अंदर कुछ जेनरा ऐसे होते हैं, जेनरा के अंदर कुछ स्पीशीज़ के बहुत ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। तो जेनेटिक बैरियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और रिप्रोडक्शन भी हो जाती है, लेकिन रिप्रोडक्शन होने के बाद जो सीड प्रोड्यूस होता है वो फर्टाइल नहीं होता, या जो ऑर्गेनिज्म या जो अगर सीड प्रोड्यूस भी हुआ, सीड ने जर्मिनेट भी किया और नया पौधा बनाया, तो उसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये जो अब इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है ये फर्टाइल नहीं था, ये इस काबिल नहीं है कि आगे रिप्रोड्यूस कर सके, एक नया इंडिविजुअल दे सके। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हाइब्रिड वैराइटीज कहते हैं। Although that term all of these details are not mentioned in your textbook, but don't get worried. Being a student of botany and being a student of science, you should know these details. Otherwise, there is no point of studying when the confusions and when the details are not being cleared. So you should know these things. कि स्पीशीज़ जो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरब्रीड भी कर सकें और फर्टाइल भी हों उनकी ऑफस्प्रिंग। इसके प्लांट में आपको एग्जाम्पल दे दी, एनिमल्स में आप इसके एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि जो म्यूल है वैरायटी, जो डोंकी एंड हॉर्स का एक मिक्सचर है जिनको इंटरब्रीड कराया गया आर्टिफिशियली, तो उनकी जो वैरायटी प्रोड्यूस हुई है आगे जो हमें मिली है उसे हम कहते हैं म्यूल, ठीक है, उर्दू में उसे कहते हैं खच्चर। तो ये फर्टाइल नहीं होते, ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी भी ऐसी स्पीशीज़ को ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज़ नहीं कहते, ठीक है, हम इन्हें कहते हैं ये हाइब्रिड वैरायटी है बस। तो स्पीशी के लिए उसका स्पीशी नाम पाने के लिए, स्पीशी लेवल पे आने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपस में सिमिलर कैरेक्टर्स के होने के साथ साथ इंटरब्रीड कर पाना और फिर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात हो गई नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने आपको नाम बताया कि पहला वर्ड जो है वो जेनरिक होता है और दूसरा वर्ड जो है वो स्पीशीज़ का होता है, जैसे कि रोज़ा इंडिका। इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का भी तरीका है। जेनरा के अंदर जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू राइट इट इन अ इटैलिक वे, जैसे कि हम प्रिंटिंग में वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि इटैलिक कैसा होता है, तो ऐसा टिल्टेड होते हैं वर्ड्स उसके, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड होगा, जो स्पीशी का वर्ड होगा, उसका वो कभी भी उसका पहला वर्ड हम इटैलिक नहीं लिखेंगे। ये रूल्स हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं, प्लांट और एनिमल किसी भी स्पीशी के नाम लिखने के रूल्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँ कैपिटल INN, तो दिस इज रॉन्ग। ये सही कब होगा, जब मैं इसे ऐसे लिखूँगी। ये तो हो गई पहली बात कि वर्ड्स का इटैलिक होना चाहिए, ठीक है, इन्हें इटैलिक। लेकिन ऐसा तो सिर्फ हम तभी कर सकते हैं नॉर्मली जब हम इसे टाइप कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मल डेली लाइफ में जब हम राइट कर रहे हैं तो हम अपनी लैंग्वेज राइटिंग को इटैलिक नहीं कर सकते, और इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कन्वीनियंट वे। तो राइटिंग के रूल अलग है। राइटिंग का रूल क्या है कि जब भी आप किसी भी स्पीशी का नाम लिख रहे हैं तो आप बेशक जैसे भी लिखें अपनी नॉर्मल राइटिंग में स्ट्रेट लिखिए इसे और फिर इसे अंडरलाइन कीजिए। दैट इज़ अ मस्ट थिंग। आप अपने जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जब भी आप कोई स्पीशी का नाम लिख रहे हो, जेनरा का नाम लिख रहे हो, तो लाजमी उसे अंडरलाइन करें विद द सेम पेन जिससे आप लिख रहे हैं, सेम इंक से। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसे किसी मार्कर से लिखें, किसी और कलर से लिखें, बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से आप नाम लिखें,
जेनरा का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में जाएगा और स्पीशी का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल ही रहेगा। सो दिस इज हाउ यू राइट नेम और इन द बाय द नॉमेनक्लेचर, द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दिस इज अ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं कि जो टू किंगडम सिस्टम है या किंगडम सिस्टम्स कैसे ओरिजिनेट हुए। प्लांट्स को, एनिमल्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया को हमने किंगडम सिस्टम्स में कैसे उतारा, कैसे ये अराइज हुए, किस तरह से किंगडम बने, किन लेवल्स पे बने, किन रूल्स पे बने। तो पहला जो सबसे पुराना सिस्टम वेरी ओल्ड, उसकी बुनियाद पे दुनिया में सिर्फ दो किंगडम्स थे, एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल किंगडम्स में उन ऑर्गेनिजम्स को डाला गया जो कि मोटाइल थे, यानी जो मोबाइल हो, जो कि मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स को डाला गया। और उन ऑर्गेनिजम्स को डाला गया जो कि हेट्रोट्रॉफिक थे। व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक? हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, चाहे वो इंजेस्ट करें बाय द माउथ या चाहे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव हो कि किसी तरीके से, जैसे कि फंजाई में होता है कि अपने हाइफी के थ्रू वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। इसकी जो डिटेल्स हैं जब आप फंजाई पढ़ेंगे तब आपको समझ आएंगी। बहुत सारी बातें, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको अभी नहीं डिटेल में समझ आ रहे होंगे, लेकिन फर्दर जब हम लेक्चर अपने कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ आएंगे कि फंजाई क्या है, हाइफी क्या होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिकली वो किस तरीके से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, डेड ऑर्गेनिक मैटर से और मे बी फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी तरीके से हासिल कर लें, चाहे वो पैरासिटिकली करें, ठीक है, चाहे वो सैप्रोफिटिकली करें, जिस तरीके से भी करें, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनका। इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा और उनमें सेल वॉल भी नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम के जो रूल्स हैं, जिन रूल्स पे डाले गए ऑर्गेनिजम्स को इनमें, वो था, और सबसे पहली बात ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो अपना खाना खुद बना सके। खाना खुद बना सकने का मतलब कि उनके पास यकीनी तौर पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ही वो एक पिगमेंट है जिसकी वजह से वो खाना बना सकते हैं। सेल वॉल लाजमी होगी, ठीक है, चाहे क्लोरोफिल के बिना हो, चाहे क्लोरोफिल के साथ हो या बिना हो, ठीक है। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे रूल नहीं है कि वही ऑर्गेनिज्म इसमें जाएगा जो कि ऑटोट्रॉफिक होगा। वो ऑर्गेनिज्म भी प्लांट किंगडम में डाले गए जो कि ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। इसको आप कैसे, इससे अलग कैसे करेंगे? एनिमल किंगडम में तो डाला ही उन्हें गया जो कि सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक थे, लेकिन प्लांट किंगडम में उनको भी डाल दिया गया जो कि ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक भी थे। तो फाइनल चॉइस क्या थी? फाइनल चॉइस ये थी, या फाइनल रूल ये था कि एक्चुअली सेल वॉल की बुनियाद पर उन्हें क्लासिफाई किया गया कि जब सेल वॉल होगी तो उसे प्लांट किंगडम में डाल दिया गया, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक था या चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक था। लेकिन अगर सेल वॉल मौजूद है तो उसे प्लांट में डाल दिया गया, और जहाँ पे सेल वॉल नहीं थी और वो हेट्रोट्रॉफिक भी थे उन्हें डाल दिया गया एनिमल किंगडम में, और वो मोबाइल भी थे, यानी मोटिलिटी भी थी। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विद और विदाउट क्लोरोफिल का वर्ड आ गया। विदाउट क्लोरोफिल की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो एपिजोडली, और मोबिलिटी की वजह से भी ऑर्गेनिज्म जो है जिन्हें कहीं और किसी और किंगडम में होना चाहिए था या वो सिमिलर नहीं भी थे, तब भी इन किंगडम सिस्टम में उन्हें जाना पड़ा। ज़बरदस्ती की क्लासिफिकेशन थी। दिस वॉज नॉट अ नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन ये नहीं थी, इसीलिए फर्दर ज़रूरत पेश आई कि कुछ नए किंगडम बनाए जाएँ, कुछ नए किंगडम सिस्टम्स बनाए जाएँ और कुछ नए किंगडम भी बनाए जाएँ, ठीक है, नई ग्रुपिंग की जाए। ये बिल्कुल वही बात है कि भाई क्लास के अंदर कि भाई नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी एक ही सेक्शन में डाल दें और पुराने आने वाले स्टूडेंट्स को भी एक ही सेक्शन में डाल दें, चाहे उन्होंने कोर्स कंप्लीट, पीछे का कोर्स किसी का कंप्लीट है, आगे आने वालों का नहीं है, लेकिन सबको एक साथ पुट कर दिया जाए, तो एक नेचुरल बात ये आएगी ना कि तो नेचुरली पुट नहीं किए गए हैं, ये तो गलत है। पुराने आने वालों के लिए एक अलग सेशन क्रिएट किया जाए। तो इसी तरीके से एक नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं थी। तो अब इस पर ऑब्जेक्शंस क्या हुए, या ये कि बाकी जो ऑर्गेनिज्म जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं है वो कहाँ गए, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो आपको बता दूं कि जो यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स थे उन्हें भी डाला गया एनिमल किंगडम में, ठीक है, यूनिसेलुलर। अब यहाँ पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का वर्ड आपने यहाँ पे देखा ही नहीं है।
क्योंकि अभी तक ये बात पता ही नहीं थी कि प्रोकैरियोट्स क्या चीज़ होते हैं और यूकैरियोट्स क्या चीज़ होते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स थे, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या चाहे वो यूकैरियोट हो, वो सारे के सारे एनिमल किंगडम में थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ, फंजाई और बैक्टीरिया की। ये सारे के सारे थे प्लांट किंगडम में। यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स चाहे प्रोकैरियोट या चाहे यूकैरियोट, दोनों, क्योंकि अभी तक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्म अराइज नहीं हुई है। जब ये क्लासिफिकेशन दुनिया में मौजूद है उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ, अभी तो हो चुकी है। ठीक है, जिस ज़माने में ये क्लासिफिकेशन यूज़ की जाती थी उस वक्त तक साइंटिस्ट को इल्म नहीं था कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट का क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या होते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बस एक जनरलाइज्ड वे में किंगडम सिस्टम बना दिए थे। यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ऑल थ्री वर पुटेड इन द प्लांट किंगडम। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आई जिनकी बुनियाद पे फिर नए किंगडम सिस्टम बनाने की ज़रूरत पेश आई, अब हम ये बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, कंसर्न्स, ऑब्जेक्शंस या प्रॉब्लम, तीनों में से किसी भी वर्ड में एग्जाम, किसी भी हेडिंग से, किसी भी वर्ड से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात आपने ये लिखनी होगी जो यहाँ पे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टू किंगडम सिस्टम में क्या ऑब्जेक्शंस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी कि आगे पर नए किंगडम सिस्टम बनाने की ज़रूरत पेश आई। दैट विल बी द क्वेश्चन। सो पहली बात, पहला प्रॉब्लम क्या था? पहला प्रॉब्लम ये था कि यूग्लिनोइड्स, जितने भी यूग्लिना की स्पीशीज़ हैं, यूग्लिनोइड्स जो कि मोबाइल होते हैं, तो उनकी सिर्फ मोबिलिटी की बुनियाद पे, चूँकि वो चल सकते हैं, चूँकि वो अपने फ्लैजिला की मदद से स्विम कर सकते हैं, उन्हें डाल दिया गया कहाँ पे? एनिमल किंगडम में। ठीक है, इन्हें डाला गया एनिमल किंगडम में। और फंजाई और बैक्टीरिया को सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनके पास एक सेल वॉल मौजूद होती है, इस बुनियाद पे इन्हें डाला गया प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो यूग्लिनोइड्स को सिर्फ इनकी मोबिलिटी की बुनियाद पे एनिमल किंगडम में डाल दिया गया और फंजाई और बैक्टीरिया को सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनके पास सेल वॉल मौजूद थी तो इन्हें प्लांट किंगडम में डाल दिया गया। अब यहाँ पे आप ये बात सोच रहे होंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो यूग्लिनोइड्स थे वो समटाइम्स जो हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, समटाइम्स ये क्लोरोफिलस होते हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। अब सिर्फ मोबिलिटी की बुनियाद पे जब आपने डाल दिया इसको एनिमल किंगडम में, तो हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि कुछ तो क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, क्योंकि आपने यूग्लिना का स्ट्रक्चर जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्शन रेज हो गया, यहाँ पे आ गई पहली बात तो ये कि यूग्लिनोइड्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये सिर्फ यूग्लिनोइड्स की बात नहीं हो रही, कुछ और प्रोटोजोआज भी इसी तरीके के पाए जाते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम फेस हुई इस क्लासिफिकेशन की वजह से। फिर हम बात करें फंजाई और बैक्टीरिया की। फंजाई और बैक्टीरिया को सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनके पास सेल वॉल थी डाला गया प्लांट किंगडम में, लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक होने चाहिए। ठीक है, और विद और विदाउट क्लोरोफिल की बात भी आ रही है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम ऑटोट्रॉफिक को भी एक ही साथ रख दें और हेटेरोट्रॉफिक को भी एक ही साथ रख दें। पहली बात तो ये, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक का पॉइंट, कि ऑटोट्रॉफिक को डालना है या हेटेरोट्रॉफिक को भी डालना है, पहली बात ये। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात बैक्टीरिया का पॉइंट, कि जो बैक्टीरिया है बेशक इनके पास सेल वॉल मौजूद है, लेकिन जब ये पता चल गया कि जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोट है, तो फिर ये सवाल पैदा हो गया कि भाई अब ये क्लासिफिकेशन नहीं चल सकती, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। ठीक है, यूनिसेलुलर तो ये हैं ही, इसके साथ साथ ये प्रोकैरियोट भी हैं। तो प्रोकैरियोट्स को एक अलग किंगडम में डालने की ज़रूरत पेश आई कि भाई प्रोकैरियोट्स को अलग डाला जाए और यूकैरियोट्स के किंगडम अलग बनाए जाए। तो चूंकि बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स थे, तो ये ऐतराज़ उठा बैक्टीरिया और इसी के साथ साथ दूसरी टर्म साइनोबैक्टीरिया। ऑल ऑफ दीज आर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स को आप यूकैरियोट्स के साथ कैसे पुट कर सकते हैं जब हमें पता चल चुका है कि इनके सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है? तो दिस इज हाउ साइटोलॉजी इन्वॉल्व्स हियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से
साइटोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व हुई, और साइटोलॉजी की वजह से हमें पता चला कि भाई यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दो अलग टाइप के सेल्स होते हैं और हम उन्हें एक साथ नहीं पुट कर सकते। जब बेसिक स्ट्रक्चर ही अलग है, सेल टाइप ही अलग है, तो कैसे वो एक किंगडम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस जो रेज हुआ, इसकी बुनियाद पे फिर फर्दर ये कहा गया कि भाई हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग करेंगे, और फिर इन बुनियादों पे भी, क्लोरोप्लास्ट की बुनियाद पे और हेटेरोट्रॉफिक होने की बुनियाद पे एक किंगडम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें ये चीज़ें अलग अलग पुट फॉरवर्ड हों। फिर फंजाई की बात, कि फंजाई को आपने सिर्फ इस बुनियाद पे कि चूँकि वो बज़ाहिर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव नहीं करता, एक ही जगह रहता है, आपने उसे डाल दिया है प्लांट किंगडम में, लेकिन वो तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, उसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी बहुत अलग अलग है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की कॉम्पोजिशन भी बहुत अलग होती है। हम इसे इन दो किंगडम्स में हम नहीं पुट कर सकते इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को। दिस इज़ नॉट अ नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड वी नीड टू हैव मोर किंगडम्स। तो इस बुनियाद पे भी फर्दर किंगडम्स की क्लासिफिकेशन चेंज की गई, नए किंगडम्स बनाए गए। 2 किंगडम सिस्टम पे से मूव किया गया 5 किंगडम सिस्टम तक। तो अभी जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दैट ये 2 किंगडम सिस्टम है जो अब नहीं लागू, हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।